हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर, जो कि चैप्टर 2 है। इसमें हम कुछ रिफॉर्म्स पढ़ेंगे और हम पूरा चैप्टर 1 में ख़त्म कर चुके हैं कि आपकी इंडियन इकॉनमी ऑन दी ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें क्या हालात थे। और हमें पता लग गया है कि अंग्रेज़ों ने कुछ भी नहीं छोड़ा था, इकॉनमी की हालत बहुत ख़राब थी। बट अब आज से चैप्टर 2 में हम शुरू कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद आपकी जो इकॉनमी थी उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स थे उनकी क्या पोजीशन थी और किस तरह के रिफॉर्म्स उनके अंदर। रिफॉर्म मींस आपने किसी भी पैटर्न को इम्प्रूव करने के लिए उसके अंदर कोई चेंज किया, उसे दोबारा से फॉर्म किया है, इसलिए उसे रिफॉर्म कहते हैं। इम्प्रूवमेंट के लिए हम करते हैं। तो हम ये इसमें आज सारा कवर करेंगे वन बाय वन। तो आज जो मैंने टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना है वो है एग्रीकल्चर। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्या इसकी इम्पोर्टेंस है इंडियन इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से, इसमें क्या दिक्कतें थी जो कि ब्रिटिश पीरियड और कॉलोनियल रूल में हमने देखी कि रही हैं, और उसके बाद किस तरह के रिफॉर्म्स हैं जो गवर्नमेंट ने 1950 टू 1990 का जो पीरियड है उसमें वो लेकर आई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंस से। तो इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर हमें बहुत अच्छे से पता है कि कॉलोनियल रूल में, मतलब जो वो 190 ईयर्स का जो पीरियड था उसमें सबसे पहली बात है जो मैंने पहला वीडियो में आपको एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की थी, तब भी आपको बताया था कि हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसकी मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन, मेजॉरिटी ऑफ द परसेंटेज वो किस में इन्वॉल्व था? एग्रीकल्चर में। मतलब हर कोई जिसे देखो वो कहाँ पे है, वो फार्मिंग कर रहा है या कोई ना कोई, मतलब वो फार्मर है, इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली जो है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। और आपकी जो पॉपुलेशन है 100% पॉपुलेशन में से अप्रॉक्सीमेटली 70 to 75% लोग जो है वो क्या कर रहे हैं? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। प्रिसाइजली अगर आप बात करें तो हम कह सकते हैं 72% जो है वो इन्वॉल्व है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर था। मैन्युफैक्चरिंग और आप सर्विस सेक्टर की बात करें, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर की बात करें तो आप सोचो ना, केवल 28% लोग बचे जो दोनों सेक्टर्स में मिला के हैं। 72% आपके जो है वो एग्रीकल्चर में। अब इसकी इम्पोर्टेंस देखो। दूसरा यहाँ पे अब मैं आपको वन बाय वन इम्पोर्टेंस डिस्कस करूंगी। सबसे पहली इम्पोर्टेंस है कॉन्ट्रीब्यूशन इन जीडीपी, यानी कि जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जिसे हम जीडीपी कहते हैं, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो जब 72% लोग आपके एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, यानी तो ये जब ये सारे लोग जब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में तो ये भी ज्यादा होगा। तो अगर आप 1950 की बात करें, यहाँ लिख देती हूँ मैं आपके लिए, अगर हम 1950 की बात करें तो 51.9% कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चरल सेक्टर से होता था जीडीपी में। ठीक है, जीडीपी में। जस्ट इसको रिमूव करते हैं भाई। हाँ अब ठीक है, जीडीपी में। और अगर आप आज की बात करो, लाइक 2021, तो देखो कोविड टाइम बहुत बेकार गया। 2019 की अगर आप बात करो या 2020 की बात करो तो अप्रॉक्सीमेटली 16% या 16.5% के लगभग जो है वो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है एग्रीकल्चर सेक्टर का। तो देखो कितना डिफरेंस आ गया है। तो 1950 जब हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में, और फिर 1951 से आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो लॉन्च हो गया था, तो उस टाइम पे 50% से भी ज्यादा जीडीपी कहाँ से आ रहा था? एग्रीकल्चर से। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। दूसरी चीज, मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब ये देखो, इंडस्ट्रियल सेक्टर का ये मार्केट है। कैसे है मार्केट? जैसे कि इंडस्ट्री अपने बहुत सारे सामान को किनको बेच रही है? एग्रीकल्चर को। देखो उल्टा दो चीजें यहाँ पे मैंने तीसरा पॉइंट लिखा है, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब दोनों चीजें हो रही थी। इंडस्ट्री अपना सामान एग्रीकल्चरल सेक्टर को बेच रही थी और एग्रीकल्चरल सेक्टर अपना सामान, रॉ मटेरियल, कॉटन, जूट, ये वो जितनी भी चीजें उगाते थे, इंडिगो, ठीक है, ये सब इंडस्ट्रीज को बेच देते थे एज रॉ मटेरियल कि भाई आप इनसे कपड़े बना लो, ठीक है, आप जूट के और बहुत सारी चीजें जो है कर लो, लकड़ी बेच दी, फर्नीचर बना लो, इंडिगो बेच दिया, डाई बना लो। तो ये सब चीजें, तो ये सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल सप्लाई होता था इंडस्ट्रीज को। अब मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे हुआ? देखो
अगर आप देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ फर्टिलाइजर्स, ये कौन बनाता है? इंडस्ट्री। किसको बेचती है? फार्मर्स को। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर किसका मार्केट हुआ? इंडस्ट्री का। फर्टिलाइजर्स के बाद आप बात करते हो यहाँ पे ट्रैक्टर्स, कौन बनाता है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री का पार्ट है, किसको बेच रही है? फार्मर्स को। ठीक है। पेस्टिसाइड्स, अगर आप बात करो पेस्टिसाइड्स कौन बना रहा है? इंडस्ट्री। किसको बेच रही है? फार्मर्स को। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी मार्केट था। ठीक है, तो ये बहुत, और आज भी है और धीरे धीरे बढ़ रहा है। सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स, अब इंडस्ट्री ऑब्वियसली जब हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर में इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं, मैंने आपको यहाँ बता दिया इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं, और क्या कहते हैं हमारी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वो इतना काम कर रही है एग्रीकल्चरल सेक्टर में, तो जाहिर सी बात है जो भी फूड ग्रेन्स पैदा हो रहे हैं, जितना भी और चीज़ें, तो उसकी सप्लाई जो है पूरी कंट्री में, इवन एक्सपोर्ट भी होगा। ठीक है, तो वो सब कहाँ से हो रहा है? एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो फूड ग्रेन की सप्लाई कर रहा है पूरी इकोनॉमी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, इससे हमें भैया खाना मिल रहा था सबको। दूसरा है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की अगर आप बात करिए तो देखिए 72% लोग, ये देखिए यहाँ मैंने लिखा है 72% लोग आपके कहाँ पे इन्वॉल्व है? अभी हम बात कर रहे थे 72% लोग कहाँ इन्वॉल्व है? आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली हो गया 72%, 72% लोगों को ये एग्रीकल्चर सेक्टर काम दे रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और उनका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, जो कि धीरे 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 72% से कम होके 47% रह गया 2013 में एज पर दी रिकॉर्ड। आज की डेट में भी अगर आप बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली आपकी 50%, बल्कि इससे ज़्यादा ही पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में आपको इन्वॉल्व मिलेगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर की इसीलिए। और ये 1950 जब आपकी इकोनॉमी को फ्रीडम मिली थी, 5 ईयर प्लानिंग जो है वो आपके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी शुरू कर रहे थे, तो उस समय एग्रीकल्चरल सेक्टर की ये इंपॉर्टेंस थी आपकी इकोनॉमी में। लेकिन साथ साथ ही देखो कुछ प्रॉब्लम्स भी थी। जहाँ पर इम्पॉर्टेंस होती है तो वहाँ हम कभी भी नहीं हमें भूलना चाहिए कि दिक्कतें भी होती हैं। तो अब दिक्कत क्या थी? अब देखो सबसे पहली दिक्कत है लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। मैंने आपको पहले भी बताया, सिंचाई, पानी की व्यवस्था, वाटर। आप जब कोई भी खेती करते हो तो आपको वहाँ पानी देना पड़ता है, मिट्टी को, पौधों को पानी देना पड़ता है तो फसल होती है। तो लैक ऑफ इरिगेशन, आपके पास 1950 में आपके एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटीज़ में लोग इन्वॉल्व थे उनके पास इतनी सुविधा नहीं थी कि वो ट्यूबवेल लगवा दिए खेतों में, पानी जो है अच्छे से वहाँ पे सप्लाई हो गया है। वो किसके भरोसे रहते थे? रेन्स के। बारिश होगी तो खेतों को पानी मिलेगा, नहीं तो मिलेगा। लगान मूवी याद है? तो उसमें भी सीन था ना, देखो सूखा पड़ जाता है, नहीं हो रही। तो ये भगवान भरोसे चलते थे हमारे देश में उस समय किसान, उनकी मजबूरी थी, उनके पास उतनी सुविधाएं नहीं थी। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिसपे सरकार ने आगे काम किया। दूसरा स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग। देखो सरकार ने क्या किया था, सबसे पहले आके ना जमींदारी सिस्टम को खत्म किया था, वो लेकर आए थे लैंड रिफॉर्म्स। मैं आपको आगे इसमें पढ़ाऊंगी लैंड रिफॉर्म्स। अब लैंड रिफॉर्म्स में क्या हुआ था यार, ये ऐप कैसे बन गया? तो लैंड रिफॉर्म्स जो है उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स लेकर आए थे, तो उन्होंने ना जमींदारी सिस्टम खत्म किया था। जमींदारी सिस्टम खत्म होने के बाद उन्होंने क्या किया, जो टिलर्स थे उनको बोला कि भाई हम जमींदारों को से ओनरशिप राइट ले रहे हैं और आपको ओनरशिप राइट दे दे रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जमींदारों के पास तो पूरी जमीन है, पूरी जमीन जो है किसी जमींदार की, इन्होंने मगर अब लोगों को जमीन बांटनी शुरू कर दी कि भाई आप लोग ले लो जमीन, ये तुम्हारी, ये तो किसी और की, किसी और की, किसी और की, किसी और की। तो अब छोटी छोटी होल्डिंग्स हो गई, छोटे छोटे खेत हैं। अब छोटे छोटे खेतों में क्या होता है कि जब छोटे खेत है तो आप बड़ी कोई फसल उगा नहीं सकते, बड़ी फसल नहीं उगा सकते, तो जाहिर सी बात है फिर दिक्कत होगी आपको। छोटे एरिया में आप ट्रैक्टर नहीं चला सकते, छोटे एरिया में छोटी छोटी, और फिर ये बीच में ये मेड़े बन जाएंगी। ये जो मैंने आपको लाइनें दिखाई हैं, जैसे सपोज ये पूरा खेत है, अब यहाँ ये दीवार बन गई, बाउंड्री खिंच गई, ये एक और बाउंड्री खिंच गई, ये बाउंड्री खिंच गई, ये बाउंड्री खिंच गई, तो इतनी बाउंड्री खिंच गई तो ये लैंड वेस्ट हो गई ना।
ये जो इतनी लैंड वेस्ट हो गई तो इतना प्रोडक्टिविटी आपको कम, इतने कम फसल अब आप कर पा रहे हो। ठीक है, पहले बड़े खेत में आप पूरे में खेती करते थे, अब कम हो गए। तो ये उस समय एक बहुत बड़ी दिक्कत थी कि छोटे छोटे खेतों जो है वो लोगों को मिल गए थे। तीसरा, कन्वेंशनल आउटलुक, जो हमारा खेती करने का तरीका था वो पुराना था। हम उसमें मॉडर्नाइजेशन हमें नहीं करना, किसी भी तरीके के फर्टिलाइजर्स हम यूज़ नहीं करेंगे, पेस्टिसाइड्स हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं करेंगे, भगवान भरोसे जो है सब कुछ चलाएंगे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। किसान अवेयर ही नहीं थे कि उनको किस तरीके से नई चीज़ें अपने खेत में अगर वो करें तो प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, उनको उनकी आमदनी ज़्यादा हो सकती है। उनको इतनी अकल नहीं थी, कोई बताने वाला भी नहीं था। चौथी चीज़ है, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं है और कोई सुविधा नहीं है, एक और प्रॉब्लम है डेफिसिट ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस मीन्स ऐसे किसी भी तरह के कोई इंस्टीट्यूट्स नहीं थे जो कि किसानों को क्या दे सके, लोन। भाई किसान तो गरीब होता है, उसको खेती करने के लिए पैसे चाहिए, बीज लाएगा और 10 तरह खाद लाएगा, ठीक है, पानी की व्यवस्था करेगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो पेस्टिसाइड भी लाएगा कि भैया कोई टिड्डियाँ और किसी भी तरह के जो है कीड़े मकोड़े मेरी फसल ना खा जाएं। कई बार जो है वो कई बार बारिश अच्छी होती है तो कई बार बारिश से बचाना भी पड़ता है, तो वो सारी व्यवस्था है। तो उसके लिए उसे लोन चाहिए। लोन लेने के लिए उसके पास कोई भी इंस्टीट्यूट सरकार की तरफ से अवेलेबल नहीं है। उसके पास कौन है, अगल बगल के जमींदार, साहूकार, गांव के बनिए, जो कि उससे कहेंगे तू अपना घर गिरवी रख दे, अपना खेत गिरवी रख दे और मेरे से जो है वो ब्याज पे पैसा ले जा। और वो ब्याज बहुत ज्यादा होगा, मतलब 5% महीना, 10% महीना, ऐसे वाले ब्याज होंगे। जबकि बैंक उन्हें कहेगा कि मैं 6% आपसे 1 साल का लूंगा, पूरे ईयर का लूंगा, या 2% आपसे पूरे ईयर का लूंगा, लेकिन उस बैंक के बारे में हमें पता ही नहीं है और ना ही बहुत ज्यादा उस तरह के बैंक अवेलेबल है हर जगह। तो इस तरह के कोई फाइनेंस उनके लिए अवेलेबल है, बहुत बड़ी दिक्कत थी। दूसरा, नंबर 5 प्रॉब्लम है लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग। ऑर्गेनाइज मार्केटिंग कोई भी नहीं थी उस समय। कैसे, मतलब ऑर्गेनाइज मार्केटिंग जैसे कोई भी पर्टिकुलर मार्केट नहीं है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं प्रोडक्ट ले जाके अपना वहाँ पे प्रोडक्ट बेच दूँ। मतलब मुझसे मैं वहाँ पे अपने गांव में ही बेचूंगी किसी को, जो मुझे पैसे मिल जाएंगे उसी में मैंने दे दिया। वो अब कहाँ पे ले जाके बेच रहा है बड़े मार्केट में, वो ज्यादा मुनाफा कमा रहा है, बट मुझे पता ही नहीं है। तो मुझे जो मुनाफा मिलना चाहिए था वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे पास मुझे मालूम ही नहीं है कि सरकार ने अपने कोई मंडियां बना रखी हैं, मैं वहां पे ले जाके माल बेच सकती हूँ। नहीं, मेरे गांव में किसी ने आके कहा कि भैया तू मुझे पूरा माल दे दे और मैं तुझे 4 रुपए किलो या 5 रुपए किलो ऐसे करके रेट दूंगा, और जो भी कुछ है तू मुझे ऐसे अपनी फसल बेच दे। मैंने बेच दी, उसने मंडी में ले जाके, जो सरकारी मंडियां है वहां पे ले जाके वही फसल 20 रुपए किलो में बेच दी। ठीक है, तो फायदा किसका हो रहा है, उसका। मुझे मालूम ही नहीं है कि मैं अपनी फसल की इतने अच्छे दाम भी ले सकता था। तो ये एक बहुत बड़ा इशू था उस समय एग्रीकल्चर में। अब इन सारी चीज़ों, इतनी सारी दिक्कतें, और क्योंकि एग्रीकल्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, मैं आपको बता चुकी हूँ, तो उस समय सरकार को लगा कि भैया फर्स्ट 5 ईयर प्लान में तो हमें कुछ ना कुछ इसमें करना पड़ेगा, ये तो बहुत दिक्कत है। और हमारे 72% पॉपुलेशन इसमें इन्वॉल्व है, 51.9% जीडीपी आ रहा है, तो भाई इस सेक्टर पे तो ध्यान देना पड़ेगा और इसके कुछ रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे हमें यहाँ पे। तो अब सरकार इसमें एग्रीकल्चरल सेक्टर में, इंडियन एग्रीकल्चर में रिफॉर्म लेके आई, जो कि 2 थे। पहला था लैंड रिफॉर्म, दूसरा था जनरल रिफॉर्म। अब लैंड रिफॉर्म में इन्होंने क्या किया, लैंड रिफॉर्म में इन्होंने सबसे पहले जो इंटरमीडियरीज, जो जमींदार बनाए थे ना, जिनको आपको याद होगा कॉलोनियल रूल में इन्होंने जमींदार बना दिए थे, जो किसानों से लगान कलेक्ट करते थे, रेंट लेते थे खेती करने का, और कुछ जागीरदार भी थे। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले 1951 में ये इंटरमीडियरीज को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा जी अब कोई जमींदार नहीं है, अब जो टिलर्स हैं, अब जो फार्मर्स हैं, जो कल्टीवेटर्स हैं, वो ही लैंड के क्या होंगे, ओनर। ठीक है, वो ही लैंड के ओनर होंगे, उन्हीं को हम जो है वो लैंड अलॉट करेंगे और वो अपनी खेती करेंगे। तो उसका फायदा क्या होगा, उसका फायदा ये होगा कि जब मैं अपने इस खेत का मालिक हूँ तो मैं ये चाहूंगा कि मैं यहाँ पे अच्छी से अच्छी चीज, मैं अच्छी सिंचाई करूँ,
अच्छी तकनीक से जो है इसमें खेती करूं, अच्छा कोई फर्टिलाइजर लाऊं, अच्छा कोई पेस्टिसाइड डालूं, अच्छा अगर मेरे पास बैल है या मेरे पास ट्रैक्टर है तो उनका भी यहाँ पे यूज करूं। अभी तक क्या होता था कि मेरे को इस खेत में खेती करने का रेंट देना है इस जमींदार को, तो मेरे पास बचता ही नहीं था इन चीजों के लिए। जमींदार को लगता था उसे रेंट मिल गया तो अब उसे क्या जरूरत पड़ी है इस खेत के जो है वो प्रोडक्टिविटी बढ़े या इसकी ग्रोथ हो, तो वो इसलिए नहीं करता था। मेरा खेत है नहीं, मैं इसलिए नहीं कर पाता था। तो सरकार ने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने कहा कि भैया हम ना आपके खेत का मालिक बना रहे हैं, अब आप इम्प्रूव करो, क्योंकि आप जितना खेती इम्प्रूव करोगे उतनी आप ही की आमदनी बढ़ेगी। तो ये सबसे पहला जो बहुत बढ़िया रिफॉर्म आया था वो था एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज उन्होंने खत्म कर दी, लोगों को जो टिलर्स थे, फार्मर्स थे, उन्हीं को मालिक बना दिया। दूसरा इन्होंने किया सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। अब उन्होंने ये भी डिसाइड कर दिया कि ऐसे, ये इन्होंने किया इक्विटी के लिए। इन्होंने कहा कि ये सपोज खेत है, एक खेत ये है, एक खेत का साइज सपोज ये है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ये खेत एक को दे दूं, ये छोटा खेत दूसरे को दे दूं। ये नहीं, ऐसे तो जिसके पास ये खेत चला जाएगा वो अमीर बन जाएगा, ये छोटा खेत वाला गरीब रह जाएगा। तो उन्होंने कहा जब हम जमींदारी सिस्टम खत्म कर रहे हैं तो हम ना सीलिंग लगाएंगे लैंड होल्डिंग पे। अब इस सीलिंग का क्या मतलब है? इस सीलिंग का मतलब है, ये एक्चुअली इक्विटी के लिए एक जो है वो पॉलिसी लाए थे। इसका मतलब है कि इन्होंने जो है मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड इज फिक्स्ड। ठीक है, तो इसका मतलब विच कुड बी ओन्ड बाय एनी इंडिविजुअल, मतलब किसी भी बंदे को जितनी भी जो वो जमीन अपने पास रख सकता है, जिसका वो मालिक बन सकता है, ओनर बन सकता है, वो साइज उन्होंने फिक्स कर दिया, सीलिंग लगा दी कि भाई आपको अगर हमने 1 हेक्टेयर का खेत दे दिया सपोज, तो सब 1 हेक्टेयर से ज्यादा किसी को जमीन नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं होगा इसको 5 हेक्टेयर मिल गया, इसको 2 मिल गया, इसको 1 मिल गया, इसको आधा मिल गया, नहीं। उन्होंने सीलिंग लगा दी कि इससे ज्यादा, जैसे सपोज उन्होंने कहा 1 हेक्टेयर से ज्यादा हम किसी को नहीं देंगे, तो ये सीलिंग लग गई। तो इससे क्या फायदा हुआ लैंड सीलिंग का, कि जो लैंड ओनरशिप है, ठीक है, उसको वो कुछ ही हाथों में ना रह जाएगी। जिनके पास पैसे हैं उन्होंने बड़े बड़े पीस खरीद लिए लैंड के और वो मालिक बन गए उनके, और जो गरीब किसान है वो बेचारा उसके पास फिर से छोटा सा खेत आ गया, हमारे छोटे से राजू के पास छोटा खेत। तो उन्होंने कहा ऐसा हम नहीं करेंगे, तो ऐसा करने से बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमने लैंड होल्डिंग पे जो है वो सीलिंग लगा दी कि भैया सब इससे ज्यादा कोई नहीं रख सकता, सब जो है इसी दायरे में रहेंगे। ठीक है जी, तो ये अगली चीज की। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया इट रेफर्स टू द मैक्सिमम एरिया ऑफ लैंड वन कैन होल्ड और वन कैन ओन। ठीक है, अब कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, एक और चीज इन्होंने की। इसमें इन्होंने क्या किया कि जो होल्डिंग थी, इसमें मैंने आपको बताया ना ये छोटे छोटे खेत हैं सबके, इसकी वजह से जो बाउंड्री है इसकी वजह से खेती नहीं हो पा रही ढंग से, है ना। ये यहाँ पे मेड़े लग गई, दीवारें खड़ी हो गई, तो ये एरिया बेकार हो गया। तो इन्होंने कंसोलिडेट कर दिया होल्डिंग को। इन्होंने ये बोला कि आप ना ऐसा करो कि अपने ये सारे खेत ना मिला लो और आप मिला के खेती करो, और जो है जितनी भी टोटल फसल आए उसको आपस में इक्वली जिसका जितना पोर्शन है उतना डिवाइड कर लो। तो ये जो वेस्ट एरिया है ना दीवारों का, ये बच जाएगा। तो ये एक बढ़िया स्कीम गवर्नमेंट ने निकाली। उन्होंने कहा कि भैया होल्डिंग जो है वो आप कंसोलिडेट वे में जो है इसको यूज करो। चौथा इन्होंने एक लैंड रिफॉर्म निकाला। इन्होंने कहा कोऑपरेटिव फार्मिंग, आप जॉइंट फार्मिंग करो। एक तो खेत के मालिक, होल्डिंग जो है वो कंसोलिडेट हो गई कि सारा, अब हम किसके मालिक हैं, अब हम छोटे छोटे खेतों के मालिक नहीं है, अब हम इस बड़े खेत के मालिक हैं। और इस बड़े खेत में सपोज मेरी 10,000 किलो गेहूं या 10,000 किलो चावल उगेगा, तो जो 6 लोग थे पहले, देखो ना 1 2 3 4 5 6 लोग थे, अब ये 6 के 6 लोगों में हम डिवाइड कर लेंगे। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग में इन्होंने क्या किया कि अब हम मिलजुल के खेती भी करेंगे। ठीक है, तो जैसे सपोज कोऑपरेटिव फार्मिंग में अब ये क्या करते थे, जॉइंट फार्मिंग तो कर ही रहे हैं, होल्डिंग भी हो गई है, जमीन एक हो गई है, मिलजुल के खेती कर रहे हैं। अब इसको मिलजुल के ही मार्केट में बेच के आएंगे, मतलब मैं अपना 100 किलो अलग बेच के आऊंगी, दूसरा जन अपना 100 किलो अलग बेच के आएगा, नहीं। अब सपोज हमारे में 10,000 किलो कोई चीज हो रही है, तो हम 10,000 किलो पूरा का पूरा मार्केट में लेकर जाएंगे
और सारा एक साथ जो है हमने फार्मिंग किया उसको एक साथ बेचेंगे, ताकि जब हम बल्क में माल देंगे, ठीक है, हमारे पास ज़्यादा माल होगा तो जाहिर सी बात है हमें बड़े क्लाइंट मिल सकते हैं, हमें अच्छे रेट मिल सकते हैं। तो ये इन्होंने जो है वो उस समय लैंड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया। आगे चलते हैं, देखिए अब कुछ आगे जनरल रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स के अलावा इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कुछ जनरल रिफॉर्म्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए थे। इसमें पहला था, क्योंकि प्रॉब्लम थी इरिगेशन की, तो इन्होंने पहला रिफॉर्म डाला एक्सपेंशन करना है इरिगेशन फैसिलिटी का, ठीक है। तो अब 1951 की अगर आप बात करो, उस समय केवल 17% लैंड जो है वो अंडर परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन थी, मतलब जिसके पास परमानेंटली पानी की सुविधा, इरिगेशन की सुविधा अवेलेबल थी। 17% जो है उन्होंने कहा कि भाई हम ये करेंगे। अब ये धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है और इंडिया में जो है वो आगे इसके जो परसेंटेज है वो बढ़ रहा है। दूसरी चीज जो है जनरल रिफॉर्म लाए, वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया नाबार्ड को। मैंने आपको बताया कि उस समय कोई भी इंस्टीट्यूशन अवेलेबल नहीं था जो कि किसानों को लोन दे सके। तो अब जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है, हम सब जानते हैं आरबीआई को। आरबीआई है आपके पास जो सारे बैंक्स को गवर्न करता है, ठीक है। तो ऐसे ही इन्होंने यहाँ पर लॉन्च किया इंस्टीट्यूट, बैंक्स को के लिए काम करेगा, वो इन्होंने लॉन्च किया नाबार्ड, जिसकी फुल फॉर्म है, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर, हैंग हो रहा है भाई, चलो मैं आपको बता देती हूँ, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक ऑफ, हाँ हो गया ठीक, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो अब ये सरकार ने नाबार्ड जो है वो इसको इस्टेब्लिश कर दिया, एक एपेक्स बॉडी बना दी, मतलब सबसे बड़ा हेड बन गया ये उन सारे बैंक्स का जो किसानों को क्रेडिट देते थे, रूरल क्रेडिट देते थे। ये 1982 में इन्होंने इसे इस्टेब्लिश कर दिया। इन्होंने कहा कि भाई अब आप देखो जितने भी छोटे छोटे बैंक हैं, सिडबी और आईडीएफसी और ये सब, इन सब के आप जो है वो हेड हो, और अब रूरल क्रेडिट जितना भी होगा, किसानों को जितनी भी मदद चाहिए, वो नाबार्ड जो है वो एक सब्सिडाइज रेट पे प्रोवाइड कराए। तो एक बहुत अच्छा ही जनरल रिफॉर्म लेकर आए। उसके बाद जो तीसरा जनरल रिफॉर्म आया, इन्होंने क्या किया कि रेगुलेटेड मार्केट और कोऑपरेटिव मार्केट बना दिए। जैसे मैंने आपको बताया ना कोऑपरेटिव फार्मिंग, वो उसी के लिए सरकार ने काम किया था, कोऑपरेटिव मार्केट बना दिया। अब कोऑपरेटिव मार्केट क्या होता है? कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी मतलब ये इसलिए स्टेब्लिश होती है जो किसान है उनकी बार्गेनिंग पावर इंक्रीज हो जाए, मिलजुल के माल बेच रहे हैं बल्क पे, ठीक है। जैसे आज की डेट में अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसको आप सबसे ज्यादा जानते हो, मैं आपको नाम देती हूँ अमूल, ठीक है, मदर डेयरी, ये सब कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो ये ऐसा, अब ना सारे किसान, जैसे अब मदर डेयरी अमूल दूध में इन्वॉल्व है, तो जो अब दूध, ऑब्वियसली मिल्क एक पार्ट है आपकी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का, तो सारे किसान जो है बल्क में उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिल्क देते हैं, और उनका एक मिनिमम फिक्स रेट है, अच्छा रेट है जो उनको मिलता है। तो ये सरकार ने स्टेब्लिश कर दी कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिससे किसानों को जो है वो जो उनके माल की ठीक और सही कीमत मिल सके, ठीक है। आजकल हम बहुत, आप एग्रीकल्चरल रिफॉर्म अभी सरकार ने लॉन्च किया, उसमें आप देख रहे हैं आजकल खूब प्रोटेस्ट हो रहा है ना। प्रोटेस्ट किस बात पे हो रहा है? प्रोटेस्ट हो रहा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, एमएसपी, ये आजकल मुद्दा बना हुआ है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी आपको पता होना चाहिए, मतलब वो ये प्राइस, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये गारंटी है कि इससे, इस प्राइस से कम में आपका माल नहीं बिकेगा मार्केट में। तो किसान जो है आजकल, देखते हैं उसमें क्या डिसीजन आता है, पता नहीं, बट आजकल चल रहा है। अच्छा, इसके अलावा दूसरा इन्होंने क्या किया, रेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट में इन्होंने क्या किया, यहाँ पे सरकार डिसाइड करती थी, यहाँ पे डिमांड सप्लाई, किस प्रोडक्ट को बेचा जाएगा, उसकी कितनी जो है वो सप्लाई होगी, उसका क्या प्राइस होगा, ये सारी चीजें जो है वो कौन डिसाइड कर रहा है? सरकार। तो सरकार ने जनरल रिफॉर्म में क्या किया, दो तरह का मार्केट डेवलप कर दिए, एक जो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए, और दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दिया यहाँ पे अमूल या मदर डेयरी और भी बहुत सारे। तो ये थे जनरल रिफॉर्म्स जिन्हें लेकर आए।
तो ये सारा जो काम हुआ है, ये जो लैंड रिफॉर्म्स आए या जो ये जनरल रिफॉर्म्स आए, ये आए आपके 1990 तक। जैसे नाबार्ड मैंने आपको बताया 1982 में आए, तो 1990 तक ये सारे रिफॉर्म सरकार ने किए। धीरे धीरे 1950 से ही शुरू कर दिया और 1990 तक जो है वो करते रहे। उसके बाद तो न्यू आपकी पॉलिसी आ गई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी मनमोहन सिंह ले आए थे, तो अलग चीज़ें हो गई उसमें, फिर लिबरलाइजेशन वगैरह आगे हम पढ़ेंगे। तो ये सारे रिफॉर्म्स हुए आपके इंडियन एग्रीकल्चरल सिस्टम में, जिससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ और आपको बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रोथ इस सेक्टर में देखने के लिए मिली और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी मिला। तो आई होप ये आप सबको क्लियर हो गया है। आगे के पार्ट में अभी हम इसका एक और बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशन है जो पढ़ेंगे, मैं अभी अनाउंस कर दे रही हूँ। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ग्रीन रेवोल्यूशन हमें पता होना चाहिए कि एक क्वेश्चन आता है इसमें से ज़रूर, तो ये नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। आज के लिए अभी इस चैप्टर के लिए इतना ही पढ़ते हैं। तो थैंक यू सो मच और पढ़ते रहिए निधि गुप्ता क्लासेस के साथ।